हाँ तो बच्चों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बच्चों का डाउट आ रहा था मुझे कि ये पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो सॉल्व करते हैं इसको। और आज के लेक्चर में मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको होमवर्क दिया था वो सारे क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा, सारे क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो मोस्टली डेडिकेटेड होगा लास्ट वीडियोस के क्वेश्चन को, ठीक है। चलो, फाइंड फ्लक्स थ्रू ए स्पेस एल क्रॉस एल के कैप फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। एल क्रॉस एल, पहली बात, लेंथ एल, ब्रेथ एल, के कैप यानी कि क्या, एरिया वेक्टर इस तरफ है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है। ये बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इस तरफ क्या, डायरेक्टली इस तरफ नहीं होती, असलियत में इस तरफ होती है। हम ड्रॉ वैसे करते हैं, ये पता ही होगा तुम लोगों को। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई नॉट वाई के कैप। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट वाई के कैप। इसके दो हिस्से हैं, ये डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? के कैप। अच्छा, मैग्नीट्यूड को अभी के लिए भूल जा, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन में चर्चा करते हैं। डायरेक्शन किस तरफ है? के कैप की तरफ। के कैप का मतलब किस तरफ? बाहर की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर की तरफ है, इसका साफ साफ मतलब क्या है? इसका साफ साफ मतलब ये है कि इस एरिया से फ्लक्स होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पेनिट्रेट करके आ रही है कि नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पेनिट्रेट करके आ रही है कि नहीं। समझ में आ रहा है? डाउट है कुछ? ठीक है, चलो अब एक बार देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड बोला है ई नॉट वाई। व्हाट डज इट मीन? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो वाई एक्सिस के साथ साथ चेंज कर रही है। दोबारा बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो वाई एक्सिस के साथ साथ चेंज कर रही है। पहले देखते हैं एट वाई इक्वल टू जीरो। वाई इक्वल टू जीरो, ये हम बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स में आ ही नहीं रही। फ्लक्स में सिर्फ वही इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे जो इस एरिया से लिंक हो रही है। इस लाइन में एक्स एक्सिस के ऊपर जो लाइन है, इस लाइन में हर पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या है? जीरो। तो वाई की वैल्यू जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई की वैल्यू जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, यानी इस पर्टिकुलर लाइन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। नेक्स्ट, ये मान ले वाई इक्वल टू वन है, 0,1, ये वाली लाइन वाई इक्वल टू वन है, ठीक है, ये वाली लाइन वाई इक्वल टू वन है। तो व्हेन वाई इज इक्वल टू वन, ई इज इक्वल टू हाउ मच? y इक्वल टू वन में e इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा? ई नॉट इंटू वन के कैप, और वी कैन से ई नॉट के कैप। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई नॉट के कैप। के कैप मतलब क्या? बाहर की तरफ। ई नॉट उसका मैग्नीट्यूड, तो वो हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट, अगर मैं आपको पता है ना कि जो बाहर की तरफ वेक्टर होता है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अंदर की तरफ वेक्टर होता है उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पता ही होगा आपको, बाहर से निकलने वाले वेक्टर को डॉट से, अंदर घुसने वाले वेक्टर को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर हम बात करें y इक्वल टू 2 के लिए, e इक्वल टू क्या आ रहा है? ई नॉट इंटू टू ई नॉट के कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड y इक्वल टू 2 में, जो कि ये वाला पॉइंट है, मान लो 0,2, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? y इक्वल टू 1 के डबल है, मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी डबल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सिमिलरली यहाँ इंटरमीडिएट पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी, और ऊपर वाले पॉइंट में और एकदम यहाँ पे। इन शॉर्ट, कहने का ये तरीका है कि नीचे में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसी तरफ, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, लेकिन नीचे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, ऊपर वाली और स्ट्रांग है, ऊपर वाली और स्ट्रांग है, ऊपर वाली और स्ट्रांग है। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वाई एक्सिस में डायरेक्टेड, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जेड एक्सिस में डायरेक्टेड, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जेड एक्सिस में डायरेक्टेड, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड वाई एक्सिस के डायरेक्शन में चेंज कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किस डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं? वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? इसका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम बताया था लास्ट क्लास में, फ्लक्स क्या आता है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए। याद है कि नहीं? ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग को मैंने ये सवाल समझाया कि ये सवाल क्या है, अभी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। पहले ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ और ये वाला पार्ट भी मिटा देंगे, ताकि बच्चों को
समझाने में मुझे थोड़ी आसानी। देखो भाई, पहली बात, मैं y डिस्टेंस ऊपर एक पतली सी पट्टी मानी मैंने, बहुत पतली सी पट्टी, जिसका थिकनेस क्या था, dy। क्या मैं बोल सकता हूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, dy इतना छोटा है, dy इतना छोटा है, इतना छोटा है कि dy के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो ही नहीं पाया। असलियत में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह चेंज होता है, y एक्सिस में चेंज होता है, लेकिन dy में इतना छोटा लिया है, इतना छोटा लिया है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग कांस्टेंट रह गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ये पर्टिकुलर एरिया जो लिया है, इस एरिया की लंबाई कितनी है, l dy। तो जो एलिमेंट्री एरिया वेक्टर मैंने लिया है वो क्या होगा, l dy k कैप। क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है। समझ में आया। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ बेटा, कितना हाइट में है, y हाइट में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E नॉट इंटू y k कैप। कैन आई से एलिमेंट्री फ्लक्स d फाई इज इक्वल टू E डॉट डी ए। E डॉट डी ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉट करेंगे तो E डॉट डी ए में k डॉट k 1 हो जाएगा, E नॉट L y dy, ये आपका d फाई हो गया। तो टोटल फ्लक्स जो होगा, इंटीग्रेट करेंगे E नॉट L इंटीग्रेशन ऑफ y dy। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, y का मतलब कहां से कहां तक चेंज होगा, 0 से लेकर l तक, क्योंकि 0 से लेकर l तक जब करेंगे तो सारा एरिया वेक्टर हमें कवर हो जाएगा। तो 0 से लेकर क्या हो गया बेटा, l तक। कैन आई से दिस विल बी E नॉट L इंटू L स्क्वायर बाय 2, या खुद कर सकते हो इंटीग्रेशन, या आपका आ गया E नॉट L क्यूब बाय 2 आपका फ्लक्स आ गया। समझ में आया कि नहीं बेटा, कोई भी डाउट, ठीक है, लिख लो इस चीज को। हाँ तो बच्चों, जो अगला सवाल जो मैंने होमवर्क दिया था वो बोला था फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अगर चार्ज आपका एज सेंटर में रखा हुआ है, चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, यानी कि एज के सेंटर में रखा हुआ है, तो इस क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा होगा। ठीक है, मैंने फ्लक्स निकालने का ये बताया था कि टोटल फ्लक्स कोई भी एक चार्ज प्रोड्यूस करता है, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हाई मतलब स्ट्रॉन्गर द चार्ज, उतनी ज्यादा एनर्जी वो निकालेगा। इन शॉर्ट हमें बताना है कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का कितना हिस्सा इस क्यूब से पार हो रहा होगा, कितना हिस्सा इस क्यूब से एसोसिएट हो रहा होगा, उसको निकालने का तरीका देखो। ऐसा सोच, इस क्यूब को मैंने क्या बताया था, लाइट बल्ब की तरह इमेजिन कर, और ये सोच उसकी टोटल रोशनी का कितना हिस्सा इस क्यूब को मिल रहा होगा। समझ में आ रहा है। इस क्यूब को कांच का क्यूब मान ले, कांच का क्यूब मान ले तो रोशनी निकलती हुई भी दिखेगी तेरे को। ठीक है, ऐसा मत बोलो कि ओपेक क्यूब है सर, एनर्जी तो निकलेगी नहीं, ऐसा मत मान। कांच का क्यूब मान ले या इमेजिनरी क्यूब मान ले जिससे कि रोशनी निकले। तो ये बल्ब अगर है तो मैं इसको आपको ऐसे समझाना चाहूंगा, ये मान लो आपका क्यूब है, ये मान लो आपका क्यूब है, और चार्ज मैंने रखा यहां पे, चार्ज मैंने रखा यहां पे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा एक सेकंड आप वेट कर लीजिए। बड़ा ही क्लास में होता तो बढ़िया था, टॉपिक मेरा बहुत इच्छा था क्लास में कराने का, लेकिन कोई बात नहीं, जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। दैट इज योर क्यूब, द ब्लू मार्क दैट यू कैन सी, दैट इज द क्यूब। ओके, दैट इज सॉरी, दैट इज द चार्ज, दिस इज द क्यूब, दैट इज द चार्ज। अच्छा, अगर मैं एक और सिमिलर साइज का क्यूब, मेरे पास सिमिलर साइज का क्यूब नहीं है, जो है उसी से काम चलाना पड़ रहा है। ठीक है, मत बोलना कि सर अलग अलग क्यूब ले लिया। मान लो एक्जैक्टली सिमिलर क्यूब अगर मैं यहाँ पे रख दूं, तो क्या ये चार्ज ढक जा रहा है, नहीं। सोच के देख, चार्ज कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, चार्ज का आधा हिस्सा नीचे है, आधा हिस्सा ऊपर दिख रहा होगा। तो मुझे अगर चार्ज को पूरी तरीके से ढकना है तो मैं कहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे एक और क्यूब रखूंगा, यहाँ पे एक और क्यूब रखूंगा। तब देख, इस पूरे स्ट्रक्चर के सेंटर में आ गया ना चार्ज। इन शॉर्ट मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे चार्ज को कंप्लीटली ढक देना है सिमेट्रिकली, चार्ज को कंप्लीटली ढकना है सिमेट्रिकली। अच्छे से देख, चार्ज यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे क्यूब रखा, तो चार्ज का 50% यानी चार्ज को एक छोटा सा बॉल टाइप मान, तो लोअर छोटा स्पेरिकल बॉल टाइप, बॉल लाइट मान, लाइट का, लाइट जो होता है ना एलईडी बल्ब, उसका छोटा सा स्फीयर मान, तो स्फीयर का लोअर हेमिस्फीयर तो ढक गया होगा। अभी मैं ऊपर और दो क्यूब रखूंगा तो टोटल हमारा क्या हो जाए, क्या ढक जाएगा, पूरा चार्ज ढक जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ, पूरा चार जब क्यूब रखूंगा मैं, जब चार क्यूब को ऐसे रखूंगा, जब मैं चार क्यूब को रखूंगा ऐसे, व्हेन आई प्लेस 4 क्यूब्स, तो 4 क्यूब पूरी तरीके से चार्ज को ढक रहे हैं। यानी कि लाइट इस पूरे सिस्टम से, यानी कि मेरे पास 4 क्यूब है नहीं, अगर मैं क्यूब को यहाँ पे रखूं तो पूरे चार
अब यहाँ का जो लाइट से जो टोटल एनर्जी निकल रही है, क्या वो चारों क्यूब से एसोसिएट हो रही है इक्वली? हाँ, इससे जो टोटल एनर्जी निकल रही है वो चारों क्यूब से ही एसोसिएटेड हो रही है। तो क्या कह सकता हूँ, चारों क्यूब को टोटल एनर्जी कितनी मिल रही है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब को कितनी मिलेगी एनर्जी? क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा अच्छे से सोचोगे तुम यहाँ पे अंदाजा लगा ही सकते हो कि यहाँ पे मैं एक और क्यूब ऐसा बना सकता था, एक और क्यूब बना सकता था, और ऊपर में और 2 क्यूब बना दिया। और ये क्यूब, ये चार्ज कहाँ पे? एग्जैक्टली मिडिल में। देखो पूरी तरह से कवर हो गया कि नहीं? तो दिस चार्ज will give 1/4 of its energy to this cube, 1/4 to this cube, 1/4 to this cube and 1/4 to this cube। हमें क्या पूछा? इस क्यूब से कितना एनर्जी एसोसिएटेड होगा, कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा? तो आंसर क्या होगा? Q by 4 एप्सिलॉन नॉट। आई होप समझ में आ गया होगा। डाउट हो तो आप लोग मैसेज या कॉल कर सकते हो। हाँ तो बच्चों, जो अगला सवाल है वो है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर। तो इस चीज को समझने के लिए इस डायग्राम को अभी मत देखो, इस डायग्राम को देखो। सवाल पूछा गया है, चार्ज कॉर्नर में प्लेस्ड है, बोला इस क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, यानी कि इस चार्ज से निकलने वाला टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा इस क्यूब से जाएगा, ये सवाल पूछा है। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसा पिछला क्वेश्चन में किया था, फाइंड हाउ मेनी क्यूब्स इट विल रिक्वायर टू कंप्लीटली कवर द चार्ज सो दैट जितना भी एनर्जी निकल रही है वो सारे क्यूब से लिंक हो। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोग को। तो मैंने क्या किया, इस क्यूब के इस साइड में एक चार्ज, एक और क्यूब प्लेस किया और ऊपर और 2 क्यूब प्लेस किया। ठीक है। तो अब ऐसा देख, इमेजिन कर, जो ये वाला फ्रंट फेस है, जो ये वाला फ्रंट फेस है ना, मतलब कैसे बताऊं तुम लोग को, ये वाला जो फेस है, 3D बॉडी इमेजिन कर, ये वाला जो फेस है, ये वाला इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, ये वाला इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, और जो ये वाला फेस है, पीछे वाला जो फेस है, दैट इज ऑफकोर्स बिहाइंड, दैट्स ऑफकोर्स बिहाइंड द वॉल, दैट्स ऑफकोर्स बिहाइंड द वॉल। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो चार्ज क्यू है, ये किस एज में है? ये फ्रंट इस फेस में है, और इस फेस का आधा अंदर है और आधा बाहर है। इसको अगर मैं स्मॉल स्फीयर की तरह मानूं तो कह सकता हूं कि नहीं, आधा हेमिस्फीयर वॉल के अंदर है और आधा हेमिस्फीयर वॉल के बाहर है। तो मैं कह सकता हूं कि नहीं, इन चारों क्यूब ने मिलके इसका बस हेमिस्फीयर को कवर किया। तो इसका आगे वाला जो हेमिस्फीयर है, बाहर वाला जो हेमिस्फीयर है, उसको कवर करने के लिए मुझे सामने 1 2 3 4 और 4 क्यूब रखने पड़ेंगे, और 4 क्यूब रखने पड़ेंगे, यानी कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 क्यूब अगर रखूंगा मैं, तो क्या इस चार्ज क्यूब को पूरी तरीके से ढक लूंगा मैं? अगर मैं यहाँ पे चार्ज क्यूब रखा है कॉर्नर में, और साइड में और 3 क्यूब लगा दिया, और सामने और 4 क्यूब लगा लिया, टोटल 8 क्यूब से अगर मैंने इसको पूरी तरीके से चारों तरफ ऐसा रख दिया, तो क्या वो चार्ज क्यूब ढक जाएगा? बिल्कुल ढक जाएगा। तो क्या कह सकता हूं कि 8 क्यूब से टोटल एनर्जी कितनी पास होगी? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से कितनी पास होगी? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। काफी लोगों ने सही जवाब दिया था इसका, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसको करने का एक और तरीका है, सॉलिड स्टेट में अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सॉलिड स्टेट तो पता है कि कॉर्नर में जो भी एटम्स होते हैं, इसको लैटिस स्ट्रक्चर मानो। कॉर्नर में जो लोग सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हो, जो नहीं पढ़े मत सुनो, या वीडियो को मतलब सुन लो, क्या है समझ में नहीं आएगा, जो पढ़े में उनको समझ में आएगा। अगर एक एटम लैटिस के कॉर्नर में होता है, एक एटम अगर लैटिस के कॉर्नर में होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन पूरे लैटिस में कितने का होता है? 1/8। तो फ्लक्स कितना? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। सिमिलरली जब हमने यहाँ पे किया था ना, एच कॉर्नर में, यहाँ पे जब कोई एटम होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन लैटिस में कितना होता है? 1/4। तो फ्लक्स कितना हो गया? Q/4 एप्सिलॉन नॉट। उस तरीके से भी कर सकते हो आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक सवाल, इसमें मैं इसी क्वेश्चन में मैं एक सवाल, मतलब इसी क्वेश्चन में एक चीज ऐड करूंगा, फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच फेस। थ्रू ईच फेस मतलब यही है, लेकिन ईच फेस से हमको फ्लक्स एसोसिएट करना है। ये सवाल मैंने होमवर्क आपको नहीं दिया था, अभी मैं आपको मतलब अभी कराऊंगा मैं। ठीक है, अभी कराऊंगा मैं। यानी कि हर एक इंडिविजुअल फेस से, यहाँ पे टोटल कितने फेस है? 6 फेस हैं, 6 फेस है, तो हर एक इंडिविजुअल फेस से कितना फ्लक्स हो रहा है? पहली बात, टोटल फ्लक्स कितना होगा? अभी निकाला था Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो बोलेंगे कि सर टोटल फ्लक्स तो 6
टोटल क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस, तो 6 फेस में क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, तो 1 फेस में कितना हो गया सर, क्यू बाई 6 से 48 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये होगा आंसर, गलत है बेटा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। इसको करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। सुनो अच्छे से, सुनो अच्छे से। डायग्राम को अगर तुम लोग प्रॉपरली देखोगे तो तुम्हें एक चीज समझ में आएगी, तुम्हें एक चीज समझ में आएगी, वो ये कि पहले नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, इसको नाम ए दे दो, बी दे दो, सी दे दो, डी दे दो, ई एफ जी एच। पहले ये बता, चार्ज क्यू को अगेन लाइट सोर्स की तरह इमेजिन कर। तो मेरे को ये बता, अगर मैं फेस ए बी एफ ई को कंसिडर करूं, ए बी एफ ई को कंसिडर करूं, तो इस पर्टिकुलर फेस में कोई भी फ्लक्स लिंक होगा क्या? सोचते हैं एक बार। फ्लक्स लिंक होने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो क्या करनी चाहिए, पेनिट्रेट करनी चाहिए, पेनिट्रेट करनी चाहिए। अगर मैं डायग्रामेटिकली समझाऊं इस चीज को तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? अच्छा, ए बी एफ ई समझने से पहले थोड़ा इजी वाला लेते हैं, ए डी एच ई समझते हैं, ठीक है। ए डी एच ई समझते हैं, इसको समझते हैं पहले थोड़ा, और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। चार्ज क्यू मान ले यहाँ पे रखा हुआ है, चार्ज क्यू मान ले यहाँ पे रखा हुआ है, और ए डी एच ई कौन सा होगा बेटा, ए डी एच ई। समझ में आ रहा है? तो क्या पता, चार्ज क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो कैसे जाएगा, चार्ज क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो ऐसे जाएगा, मतलब इस फेस में जो जाएगा वो ऐसे जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस के पैरेलल जा रहा है। इस फेस को पेनिट्रेट करेगा क्या? नहीं करेगा। खुद सोचो बेटा, अगर फेस को पेनिट्रेट करना होता तो चार्ज कहीं दूर होता ताकि पेनिट्रेट कर पाता। ये चार्ज तो उसी फेस में है, सिंस ये उसी फेस में है तो उस फेस के पैरेलल जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इज देयर एनी केस जिसमें इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो फेस को पेनिट्रेट करे? नहीं कर पाएंगे पेनिट्रेट, एंड सिंस ये फेस को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, देयरफॉर इस फेस से कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। सिमिलरली इस फेस से कोई फ्लक्स होगा क्या? इस फेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे देगा, कोई भी फ्लक्स होगा इस फेस में? नहीं। सिमिलरली टॉप फेस में कोई फ्लक्स होगा? नहीं। यानी हम देखें तो ये ए डी एच ई से कोई फ्लक्स एसोसिएट नहीं करेगा, ए बी एफ ई से कोई फ्लक्स एसोसिएट नहीं करेगा, और ए डी सी बी या ए बी सी डी से कोई फ्लक्स एसोसिएट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जाएगी, पैरेलल टू द फेस जाएगी। थोड़ा सोचोगे तो इमेजिन कर पाओगे भाई। इन्हीं सब चीजों के लिए ना मैं क्लास, ये फिजिकल क्लास में लेना चाह रहा था, लेकिन वीडियो क्लासेस में ट्राई करते हैं जितना तक हो सकता है अपना, ठीक है। तो हम क्या, मैं कह सकता हूँ टॉप फेस, फ्रंट फेस और साइड फेस में फ्लक्स नहीं होगा। फ्लक्स किसमें होगा, फ्लक्स किसमें होगा, फ्लक्स विल बी एसोसिएटेड विद फेस। तुम लोग ऐसा सोचो, ये अगर लाइट है तो लाइट किस फेस में गिर रही है या पेनिट्रेट करने का टेंडेंसी रखती है, सी डी एच जी, सी डी एच जी में होगा लाइट, इसमें भी गिरेगी बी सी जी एफ, बी सी जी एफ, और ई एफ जी एच में भी होगा, ई एफ जी एच। यानी कि टोटल जो आपका फ्लक्स है, टोटल जो आपका फ्लक्स है वो इस क्यूब से तो लिंक हो रहा है क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन वो फ्लक्स सिर्फ 3 फेस से एसोसिएट हो रहा है। फ्रंट, टॉप फेस, फ्रंट फेस और साइड फेस में एसोसिएटेड नहीं हो रहा, बाकी तीनों फेस में हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं 3 फेस से फ्लक्स कितना हो रहा है, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। इसको निकालने के और भी तरीके थे, वो इसके लिए बेटा स्ट्रक्चर बनाना होता है, वो वीडियो में क्या ही बताऊं, आई एम रियली सॉरी, लेकिन वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा वो चीज। तो रियल क्लास स्टार्ट होगा, ये सब चीजें टॉपिक अगर डाउट रहता है मैक्सिमम बच्चों को, आई विल कवर दिस टॉपिक अगेन, ठीक है। तो आई होप ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। एक फेस से क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट एसोसिएट होगा, ठीक है। लिख लो काइंडली इस चीज को। ये एक और सवाल मैंने होमवर्क दिया था कि चार्ज क्यू जो है, अगर वो आपका इस प्रिज्म के स्ट्रक्चर के सेंटर में रखा है, टॉप में गया, सेंटर में गया था, अभी हम लोग सेंटर वाला कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के सेंटर में अगर वो चार्ज रखा है तो टोटल फ्लक्स कितना लिंक होगा। पहली बात, प्रिज्म के अगर सेंटर में वो रखा हुआ है, प्रिज्म के अगर वो सेंटर में रखा हुआ है तो पहली बात खुद समझ सकते हो, पूरी तरीके से घेरा हुआ है प्रिज्म ने,
तो चार्ज से निकलने वाली जो एनर्जी है, या लाइट बल्ब मान लो, तो लाइट बल्ब से निकलने वाली जितनी रोशनी है, क्या वो सारे प्रिज्म से एसोसिएटेड हो रही है और इक्वली हो रही है? तो मैं कह सकता हूँ 6 प्रिज्म से कितनी एनर्जी एसोसिएटेड हो रही है? टोटल एनर्जी कितनी होती है बेटा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक प्रिज्म से कितनी होगी बताओ? Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सा चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है, लिख लो इस चीज को। एक और चीज, अगर ये चार्ज Q टॉप में रखा होता, अगर ये चार्ज Q टॉप में रखा होता तो क्या होता? एक बार बता, टॉप में रखा हुआ है तो क्या मैं बोल सकता हूँ नीचे वाले प्रिज्म, जो नीचे वाला प्रिज्म है उससे कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है? आधी एनर्जी ऊपर निकल जा रही है जो किसी से एसोसिएट नहीं हो रही, और आधी एनर्जी नीचे आ जा रही है जो कितने प्रिज्म से एसोसिएट हो रही है? 6 प्रिज्म से। तो 6 प्रिज्म से कितनी एनर्जी एसोसिएटेड हो रही है? आधी एनर्जी एसोसिएटेड हो रही है, यानी कि इन 6 प्रिज्म से Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एसोसिएटेड हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक प्रिज्म से Q बाई 12 एप्सिलॉन नॉट होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन इतना कुछ कठिन था नहीं है वाला, ठीक है? तो लिख लो इस चीज को। हाँ तो बच्चों, जो अगला सवाल है, बोला है कि फाइंड द फ्लक्स, इंग्लिश में पढ़ लो आप लोग, मैं समझा रहा हूँ आपको। एक रॉड है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उसको मैंने एक स्पीयर है उसमें इस तरीके से इंसर्ट किया है कि रॉड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर इज r/2। समझ में आया? बोला है कि फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद द स्पीयर। हमको पता है बेटा व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद any closed body. What is the flux linked? Phi equal to Q by epsilon naught, we know that। लेकिन बेटा Q कितना चार्ज है स्पीयर के अंदर? कितना चार्ज है? जितना चार्ज इस रॉड में है यहां से यहां तक, जितना चार्ज इस रॉड में यहां से यहां तक, क्योंकि बाहर वाला तो Q आउट हो गया, हमें किसके लिए चाहिए? Q इनसाइड के लिए चाहिए। तो Q इनसाइड निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, सिंपल सी बात है। ये r/2 है और ये कितना होगा? r। ये r/2, ये r। सपोज दिस लेंथ इज x, यहां से ये लेंथ x है मान ली, इसको मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ। सपोज दिस लेंथ इज x, कैन आई से r² इक्वल टू x² प्लस r/2 होल स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू √3r/4। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए ना, r², हाँ, √3/2r। समझ में आ रहा है कि नहीं? √3/2r हो गया x की वैल्यू। तो टोटल कितना लंबा चार्ज है? चार्ज इतना लंबा है, यानी चार्ज कितना लेंथ में कवर्ड है? 2x लेंथ में कवर है। तो 2x कितना हो गया बेटा? √3/r। हमें पता है, मान लो इस पूरे लेंथ में चार्ज Q है, तो Q विल बी इक्वल टू व्हाट? चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज 2x, और वी कैन से लैम्डा इंटू √3r इज द टोटल चार्ज। तो फ्लक्स कितना हो गया? लैम्डा इंटू √3r बाई एप्सिलॉन नॉट। आई होप समझ में आ गया होगा। r/2 की जगह r/4 देगा, कुछ भी देगा, कर सकते हो कि नहीं? समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर आपको पूछता है, सपोज पूछता है कि हम रॉड को कैसे इंसर्ट करें कि फ्लक्स मैक्सिमम आए। अच्छा, फ्लक्स मैक्सिमम आए यानी कि Q इनसाइड मैक्सिमम होना चाहिए। Q इनसाइड मैक्सिमम कब होगा? जब ये रॉड rather than passing through here it will pass through the center, क्योंकि सेंटर से जब पास होगा तो पूरा डायमीटर आएगा, तब √3r की जगह कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा, 2r, एंड तब क्या हो जाएगा? फ्लक्स हमारा मैक्सिमम। तो ऐसे भी सवाल आते हैं, आई होप कर ही पाओगे, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, ठीक है? लिख लो बेटा। अगला क्वेश्चन बोला है बेटा कि एक रॉड है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। एक रॉड है जिसमें चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और वो रॉड इनफाइनाइट लंबा है, ठीक है? बोला है कि मैं किस तरीके से एक क्यूब से पास कराऊं उस रॉड को, किस तरीके से क्यूब में इंसर्ट कराऊं रॉड को कि फ्लक्स हमारा क्या आए? मैक्सिमम आए। अच्छा, फ्लक्स मैक्सिमम आए यानी कि चार्ज इनसाइड मैक्सिमम आए। चार्ज इनसाइड मैक्सिमम लाने के लिए रॉड का मैक्सिमम लेंथ अंदर होना चाहिए, क्योंकि जितना लेंथ अंदर होगा रॉड का उतना ही ज्यादा चार्ज होगा। तो मैं मान लो ये क्यूब है, तो मैं कैसे इंसर्ट कराऊं? कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे इंसर्ट करा दीजिए, कोई बोलेगा नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे इंसर्ट कराओ, कोई बोलेगा ऐसे नहीं सर एंगल में इंसर्ट कराओ। हाँ भाई देखो, एंगल में इंसर्ट कराने से ज्यादा आ रहा है,
लेकिन बेस्ट वे क्या है, बॉडी डायगोनल। अगर मैं बॉडी डायगोनल में इंसर्ट कराता हूं तो मैक्सिमम लेंथ कवर होता है। आप खुद एक इमेजिन करो, आप एक ऑब्वियसली बात है क्यूब शेप्ड रूम में होगे, क्यूब या क्यूबॉइड शेप्ड रूम में होगे, आप रूम में इमेजिन करो मैक्सिमम लेंथ किस एलिमेंट का होगा, एज का, हाइट का, या किसी और एज का, या इस लेंथ का क्या कहते हैं फेस डायगोनल का। फेस डायगोनल का भी लेंथ होगा कुछ एक, वो ज्यादा होगा एजेस से, लेकिन सबसे ज्यादा लेंथ होगा आपके बॉडी डायगोनल का। एंड वी ऑल नो द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इज, इफ दिस लेंथ इज L, L एंड L, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इज √3L। तो चार्ज कितना होगा, लेंथ इनटू चार्ज पर यूनिट लेंथ। समझ में आ रहा है कि नहीं, लेंथ इनटू चार्ज पर यूनिट लेंथ। देयरफॉर फ्लक्स कितना है बेटा, Q in by epsilon naught, or we can say lambda into √3L by epsilon naught. This is the total flux linked. This is the total flux linked. समझ में आया, this is the maximum flux which can be linked through this। बहुत ही बढ़िया सवाल है, अगर कर पाए होगे बेटा। ठीक है, चलो मिटा देता हूँ मैं। तो बच्चों एक और टाइप का सवाल जो पूछा जाता है, जनरली बोर्ड्स में आता है ये वाला सवाल, NWT में भी आता ही है और बाकी एग्जाम में भी आ ही सकता है। सिंपल सा सवाल है, जैसे ये सवाल मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। पहले मैं सवाल बता देता हूँ, फाइंड द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E0 x I कैप। इसका डायमेंशन क्या है बेटा, L क्रॉस L क्रॉस L। इसका डायमेंशन L क्रॉस L क्रॉस L। और तुम लोग बोलोगे सर ये तो करा चुके हो आप, ये तो करा चुके हो, और मेरे को सर याद है कि टोटल फ्लक्स जो आया था वो E0 L क्यूब था, याद है कि नहीं। हाँ, अब सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये निकाल चुके हैं फ्लक्स। सवाल ये है कि हम मान लो कि अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है बेटा, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E0 x I कैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। मान लो एक ऐसा कंडीशन जहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन हमें फ्लक्स उतना ही चाहिए। तो हम कितना चार्ज अंदर में प्लेस करें, हम इस क्यूब के अंदर में कितना चार्ज प्लेस करें, हम इस क्यूब के अंदर में कितना चार्ज प्लेस करें कि सेम फ्लक्स आए। सवाल समझ में आया। सवाल मैं दोबारा बताता हूँ। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से इससे फ्लक्स लिंक हो रहा है। अब हमें एक ऐसी सिचुएशन दे दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम एक चार्ज पुट कर सकते हैं। तो हम कितना चार्ज पुट करें कि फ्लक्स सेम आए। तो कितना चार्ज पुट करोगे यार, क्यू चार्ज पुट करोगे तो फ्लक्स सेम आएगा। तो टोटल फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू आपका कितना आ गया बेटा, E0 एप्सिलॉन नॉट L क्यूब। कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, आसान सा चीज है। ठीक है, ऐसे ऐसे विधि सवाल आते रहते हैं, आपको करना है। अब आप करोगे कैसे, अगर आपको बोलता है कि क्यूब यहाँ नहीं रख के कहीं और रखता है, तो पहले नेट फ्लक्स निकालो, और लास्ट में किससे इक्वेट करोगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से। तो इस तरह के सवाल आते हैं, आई होप कर ही पाओगे, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा आपका प्रोजेक्टेड एरिया मेथड। या ये सुना होगा, फ्लूइड में मैंने कराया था प्रोजेक्टेड एरिया मेथड। जब इस तरीके से प्रेशर लगता है तो कितना प्रेशर आएगा, वो तो मैंने कराया हुआ था। ठीक है, तभी थोड़ा बहुत रिपीट कर देते हैं, फ्लक्स निकालते टाइम। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट फ्लक्स यूजिंग प्रोजेक्टेड एरिया मेथड। ये उस केस में वैलिड होता है जहां पे एरिया आपका फ्लैट नहीं होता, रादर कर्व्ड होता है। फ्लैट नहीं होता, रादर कर्व्ड होता है। जैसे कि मान लो एक हॉलो हेमिस्फीयर है, तो उसका एरिया क्या है बेटा, द एरिया इज कर्व्ड। एरिया क्या है, कर्व्ड है। हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दी हुई है। टोटल फ्लक्स निकालना है तो देखो बीच वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो तो एरिया को परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगी। एरिया यहाँ पे नहीं है, एरिया यहाँ पे, दैट्स अ कर्व्ड हॉलो हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स देगी वो तो देखो एरिया को परपेंडिकुलरली पेनिट्रेट कर रही है, लेकिन बाकी सारे तो एंगल में पेनिट्रेट कर रहा है ना, बाकी सारे तो एंगल में पेनिट्रेट कर रहे हैं। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो ऐसे है, लेकिन एरिया वेक्टर तो इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो बढ़िया अच्छा खासा इंटीग्रेशन लगेगा, और इंटीग्रेशन करने से अच्छा है सीधा प्रोजेक्टेड एरिया मेथड लगाते हैं। तो व्हाट डज द प्रोजेक्टेड एरिया मेथड सेज, कि देखो जनरली हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें ऐसी है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट विथ द सरफेस के साथ जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो वाला हम लेते थे। जनरली हम किसका कंपोनेंट लेते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेते थे। लेकिन अगर एरिया टेढ़ा मेढ़ा है तो हम एरिया का कंपोनेंट लेंगे, और एरिया का कंपोनेंट क्या कहता है, प्रोजेक्टेड एरिया। सो वी विल टेक दैट कंपोनेंट ऑफ एरिया। देख भाई, फ्लक्स इज व्हाट, वी नो E डॉट ए। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेते थे। इस केस में जहां पे एरिया थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है वहां पे एरिया का कंपोनेंट लेंगे।
तो एरिया का जो कंपोनेंट लेंगे कैसे लेंगे देख, we will simply do one thing, we will take that component of area which is perpendicular to the electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो कितना एरिया प्रोजेक्टेड एरिया आएगा बता, कौन सा एरिया तो कर्व्ड है, तो फ्लैट एरिया कौन सा होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, वो ये वाला होगा कि नहीं, द सर्कुलर पार्ट। और वी कैन से आप इस एरिया को दबा के अगर फ्लैट कर तो एक सर्कल बनेगा, एंड वी कैन से दैट सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने क्लास 11 में आपको फ्लूइड में कराया हुआ था। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत उतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो वी कैन से द फ्लक्स विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया प्रोजेक्टेड, और वी कैन से E नॉट इनटू प्रोजेक्टेड एरिया इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं बेटा? आई होप समझ में आ गया होगा। ये वाला टॉपिक लिख लो इस चीज को। हाँ तो बच्चों बहुत अच्छा एक टॉपिक है क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसको आप लिख सकते हो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, इसको समझाता हूं मैं। ये जब स्टार्टिंग है, इसके बाद और भी एनालिसिस होगी। मान लो एक चार्ज क्यू है, पहला पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, फ्लक्स फॉर ए चार्ज आउटसाइड ए क्लोज्ड बॉडी। एक क्लोज्ड बॉडी है कंसिडर्ड टू बी स्फीयर, इस चीज को आप स्फीयर कंसिडर करो, क्लोज्ड स्फीयर है, चार्ज क्यू आउटसाइड है। ठीक है, तो पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, यानी कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इसको मैं ब्लैक मार्कर से शो करूंगा। ठीक है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है कुछ ऐसे है, वो बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ नहीं करूंगा, आपको इतने में आइडिया हो जाएगा कि सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो नॉन जीरो है, चाहे वो घुस रही हो या निकल रही हो। समझ में आया? दूसरा बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटरिंग, जितनी घुस रही है, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिटिंग, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो घुस रही है वो यहाँ से निकल जा रही है, जो घुस रही है वो निकल जा रही है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड घुसेगी वो निकल जा रही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी हुई अंदर, जीरो, because whatever energy which is coming out of this charge is entering the sphere as well as exiting the sphere. चार्ज से निकलने वाली जो एनर्जी है, जितनी स्फीयर के अंदर गई उतनी ही निकल गई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंटरिंग इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिटिंग। और गॉस लॉ क्या कहता है, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू द मेजर ऑफ एनर्जी और द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग, सॉरी एग्जिट, मतलब एक बॉडी से निकलने वाला। यहाँ पे कितना होगा फिर, वो जीरो। समझ में आया कि नहीं? और वैसे भी जीरो है, क्योंकि हमको पता है फ्लक्स क्या होता है बेटा, फ्लक्स क्या होता है आपका, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे स्फीयर के अंदर कोई चार्ज है क्या? कोई चार्ज नहीं है, जो चार्ज है वो बाहर है। सिंस वो चार्ज बाहर है, देयरफॉर क्यू इन इक्वल टू जीरो। देयरफॉर हमारा क्यू इन क्या हो गया, देयरफॉर क्यू इन इक्वल टू जीरो। सिंस क्यू इन इक्वल टू जीरो, दैट इंप्लाइज फ्लक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि नेट फ्लक्स क्या है, जीरो है। देखो नेट फ्लक्स जीरो है, उसको समझाने का दो तरीका है। पहला तरीका हो गया चार्ज आउटसाइड, इनसाइड चार्ज है ही नहीं। दूसरा तरीका ये हो गया कि आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिटिंग। समझ में आया कि नहीं? अच्छा एक और चीज, closed integration of E dot dA gives us what? Flux. Closed integration of E dot dA gives us flux. Closed integration of E dot dA gives us flux and flux is zero, तो ये चीज आपकी जीरो हो गई, बट इसका मतलब ये है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? नहीं। देख भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन जीरो है, सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड घुस रही है निकल रही है, इसकी वैल्यू अलग होगी, इसकी वैल्यू अलग होगी। और ऑब्वियसली बात है कि सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है दैट इज नॉन जीरो, बट इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया ओवर द कंप्लीट बॉडी, सुनना अच्छे से, मैं सिर्फ एक पार्ट का इंटीग्रेशन करूंगा तो कोई फायदा नहीं है, पूरे बॉडी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो, but integration of electric field with area which gives us flux, the closed integration of electric field with area which gives us flux is zero। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन विद एरिया जो हमें फ्लक्स देता है वो जीरो है। समझ में आया कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जनरली पूछता है इफ फ्लक्स इज जीरो, जनरली क्या होता है एग्जाम में, ऐसा पूछता है, एनडब्ल्यू टाइप एग्जाम में, मेंस टाइप एग्जाम में पूछता है, वी नो फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट है आप बताना? इफ फ्लक्स इक्वल टू जीरो, क्यू इन इक्वल टू जीरो। सेकेंड, इफ फ्लक्स इक्वल टू जीरो, ई इक्वल टू जीरो,
ई नहीं, ई ऑन सरफेस इक्वल टू 0, 3, 1 and 2 both, 4 none of them is correct। बहुत बढ़िया, ये चार ऑप्शन आ सकते हैं। अगर आपका फ्लक्स ये फॉर्मूला है और बोला है कि फ्लक्स अगर 0 है तो क्यू इन 0 है, बिल्कुल सही बात है कि फ्लक्स अगर 0 है तो अंदर नेट चार्ज 0 होना पड़ेगा, है ना, अंदर नेट चार्ज 0 होना पड़ेगा तभी फ्लक्स आपका 0 होगा। लेकिन अगर फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस 0 है क्या? नहीं, अभी देखो प्रूफ किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जनरली बच्चे सोचते हैं कि अगर फाई 0 तो ये चीज भी 0, ऐसा नहीं होता बेटा, इनका इंटीग्रेशन 0 है, इलेक्ट्रिकली इंडिविजुअली 0 नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो ऑब्वियसली बात है, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है बेटा, समझ में आया? चलो लिख लो इस चीज को। ये अगला स्टेप आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस का, फ्लक्स फॉर चार्ज इनसाइड और आउटसाइड ऑफ ए क्लोज्ड बॉडी। मैंने पहले ही सब कुछ लिख दिया ताकि टाइम बच जाए हमारा। एक क्लोज्ड बॉडी है, चार्ज इसमें Q1 आउटसाइड है, Q4 आउटसाइड है, Q2 और Q3 इनसाइड है। तो टोटल फ्लक्स होगा, चारों के लिए एडअप होगा, चारों के लिए एडअप होगा। अगर मैं φ1 की बात करूं, यानी कि चार्ज फ्लक्स ड्यू टू Q1 कितना होगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय 1 dot dA is the elementary area of this spherical body which is equal to 0। क्यों 0? क्योंकि Q inside Q1 अंदर की बाहर है तो उसके लिए फ्लक्स क्या होगा? 0। लेकिन क्या Q1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? नहीं, पहले बता चुका हूं आप लोग को। तो E1 is not 0 दो E1 dot dA का इंटीग्रेशन which gives us flux is 0। सिमिलरली फॉर φ2, हाँ Q2 के लिए फ्लक्स होगा, कितना होगा बेटा? E2 dot dA Q2 by epsilon naught। E2 is the electric field produced by charge Q2 which is understood। φ3 थर्ड के लिए सेम, E3 डॉट डी इक्वल टू Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट। Q4 के लिए E4 डॉट डी इक्वल टू 0। क्योंकि चार्ज आउटसाइड है तो फ्लक्स 0 होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 होगा। अब मुझे पता है कि φ1 φ2 φ3 φ4 सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो इन चारों का वैल्यूज मैं सीधा यहाँ पे अगर पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? नेट फ्लक्स इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 का वेक्टर सम डॉट dA कॉमन चला गया, और मैंने अगर RHS को ऐड कर दिया तो 0 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस 0, तो Q2 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट आया कि नहीं? तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चारों का वेक्टर सम क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट फ्लक्स में यहाँ पे क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में क्या आएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ऑल चार्जेस, क्योंकि E1 E2 E3 E4 चारों का वेक्टर सम आएगा। और हमको पता है कि E1 0 नहीं है, भले ही E1 के लिए फ्लक्स 0 है लेकिन E1 0 नहीं है। तो इस टर्म में E डॉट dA में इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए आएगा? सारे चार्जेस के लिए आएगा। लेकिन RHS में जो चार्ज आएगा Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, उसमें कौन सा चार्ज पुट करेंगे हम लोग? सिर्फ चार्जेस इनसाइड। ये बहुत बढ़िया क्वालिटेटिव सवाल आता है, JEE मेंस तक में आया हुआ है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस होगा कि इनसाइड वाला चार्जेस होगा। बच्चे लोग सोचते हैं क्या सर इनसाइड ही होगा क्योंकि चार्जेस तो इनसाइड होते हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आता है वो सब के लिए होता है। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा, ठीक है। सिंस मैंने लिख दिया था तो जल्दी कवर हो गया, आप लोग भी इसको नोट डाउन कर लो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।